बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं करंट एंड डिप्लोमेटिक अफेयर्स विद डॉक्टर मुनव्वर हुसैन यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर। आज जिस मौजू के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा वो रियलिज्म है। क्या रियलिज्म स्पेशली हैंस जे मार्गन था के जो 6 असूल हैं वो आज की पॉलिटिक्स के अंदर फिट इन होते हैं? क्या रियलिज्म के पिजन होल के अंदर जो कुछ हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है और जो मुल्क से बाहर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और रियासतों के दरमियान में जो इंटरेक्शन हो रहा है, कहीं वो फिट इन होते हुए आपको नज़र आता है, आप उसे एक्सप्लेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते? बिकॉज़ एकेडेमिया के अंदर हम कोशिश ये करते हैं कि जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मिले हुए हैं या आप बनाते हैं, उसके ज़रिए से आप एक कम्प्रिहेंसिव और एक सादे अल्फाजों में आसान तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करें जो आपके सामने वाक़ई हो रही हैं। रियलिज़्म एक पेसिमिस्ट अप्रोच है और डोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट आपको नज़र आता है कोल्ड वॉर के बाद और सॉरी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और पेसिमिस्ट अप्रोच है जो यकीन रखता है कि एक रिकरेंट पैटर्न है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है, जहाँ पे वॉर एक नॉर्मल सिचुएशन है, पीस एब नॉर्मल सिचुएशन है, जहाँ पे जो इंसान है वो इगोइस्टिक हैं, सेल्फिश हैं। जो क्लासिकल रियलिस्ट हैं जिसमें हॉब्स को ले लें या उससे पहले आप थीसिडाइड्स को ले लें या मैकियावेली को ले लें, वो कहते हैं कि बाय नेचर इंसान जो है वो हमेशा अपनी ताकत, अपने मफादात को हासिल करने के लिए लगा रहता है, वो किसी और की परवाह नहीं करता। और अगर वो कभी-कभी शरीफ बन जाता है तो बुनियादी तौर के ऊपर सुपीरियर लॉ एजेंसी का उसके ऊपर डर होता है, जिसकी वजह से वो लाइक अ जेंटलमैन बिहेव कर रहा होता है सोसाइटी के अंदर। और अगर आपने इसको सीधा रखना है और रियासतों को भी सीधा रखना है, तो बुनियादी तौर के ऊपर आपके हाथ में डंडा होना चाहिए, चेक होना चाहिए, डायमंड कट्स डायमंड, ये असूल है। और इस अनार्किक वर्ल्ड के अंदर अगर आपके पास ताकत नहीं है, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। लिहाजा ये क्लासिकल रियलिस्ट जो हैं, उनका ये बयान है। मॉडर्न रियलिज़्म के अंदर अगर आप देखें, तो उसके अंदर आपको जॉर्ज एफ कैनन नज़र आएँगे, जो अमेरिकन एम्बेसडर थे क्रेमलिन के अंदर, फॉर्मर सोवियत यूनियन के पास के अंदर। और वहाँ से उन्होंने एक मिस्टर एक्स के नाम से एक आर्टिकल भी लिखा, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि जो सोवियत यूनियन की जो है एक्सपेंशनिस्ट, इंटरवेंशनिस्ट जो उसकी पॉलिसीज़ हैं, अगर उसको आपने समझना है, तो सोवियत यूनियन के अंदर जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको समझने की ज़रूरत है और उनके जो नज़रिया है मार्क्सिज्म का उसको समझने की ज़रूरत है। वो समझते थे कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर उनकी लीडरशिप जो है अनक्वेश्चनेबल है, क्योंकि उनका बिलीव था कि दे नो द एब्सोल्यूट ट्रूथ, लिहाजा सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर उनके पास एक सीक्रेट पुलिस थी, जिसके ज़रिए से वो अपोजिशन को, जिनका वो गठजोड़ बताते थे बाहर के दुश्मनों के साथ, और जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करते थे कि सीक्रेट पुलिस ज़रूरी है जिसके ज़रिए से हम कंट्रोल रख सकते हैं। हालाँकि वो माइनॉरिटी में थे और वो जो कि फ्यूडल क्लास थी, चूँकि एग्रेरियन सोसाइटी के अंदर मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन आया था बोल्शेविक 1917 में, तो उसको कंट्रोल रखना या एक फ़ियर था कि कहीं उनकी रिजीम टॉपल ना हो जाए। तो लिहाजा एक तो ये फैक्टर था और दूसरा नज़रिया जिसके अंदर मार्क्सिस्ट कहता है कि ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम है, जहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा होगी तो आखिर मज़दूर तबका जो है, प्रोलेटेरिएट क्लास जो है इकट्ठी हो जाएगी और इनकलाब बर्पा करेगी। लेकिन उसकी जो मार्क्स की जो प्रेडिक्शन थी कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर रेवोल्यूशन आएगा, वो हमें कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर आते हुए नज़र नहीं आया। वो एग्रेरियन सोसाइटी में आया, वो या रशिया में आया या फिर वो चाइना के अंदर आया। लेनिन ने रेस्क्यू किया मार्क्सिस्ट फिलॉसफी को, ये कहकर के रीइंटरप्रेट किया रादर। उन्होंने कहा कि जो रेवोल्यूशन आएगा वो तो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के अंदर आएगा, सरमायादाराना जो निज़ाम है उन्हीं ममालिक के अंदर आएगा, जहाँ पे इंडस्ट्री है वहाँ पे ही आएगा, लेकिन उसके लिए एक मदरलैंड, एक वैनगार्ड पार्टी, एक गुरु आपको चाहिए दूसरे लफ्ज़ों में, जो कि फाइनल पुश दे फॉलिंग वॉल ऑफ कैपिटलिज्म। तो उन्होंने जस्टिफाई किया जो रेवोल्यूशन सोवियत यूनियन के आया। और उसके बाद जो जॉर्ज ऑफ कैनन थे, उन्होंने सजेस्ट किया अमेरिका को कि अमेरिका जो पॉलिसी है सोवियत यूनियन के हवाले से वो अपनाए। पहले तो उसके अंदर सब्र का दामन ले और दूसरा ये कि पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट रखे, लेकिन कंटेनमेंट के अंदर सब्र हो। तीसरा ये कि विद इन सोवियत यूनियन आप तब्दीली लाने की कोशिश करें, उनके माइंडसेट को तब्दील करें, स्पेशली उनकी लीडरशिप को तब्दील करें। इससे पहले कि मैं हैंस जे मार्गन था के बारे में बात करूं, मैं हेनरी किसिंजर के बारे में बात करना चाहूँगा। हेनरी किसिंजर मॉडर्न डे आपको रियलिस्ट नज़र आते हैं या न्यू क्लासिकल रियलिस्ट आपको नज़र आते हैं, जो बैलेंस ऑफ पावर ज़रूरी समझते हैं दुनिया के अंदर अमन के लिए। और हैंस जे मार्गन था जो इस वक्त 100 साल के और अब भी 15 घंटे वो रिसर्च करते हैं उनके बेटे के मुताबिक।
आप और हम तो शायद 2-3 घंटे काम करें तो उसके बाद हमें लगता है कि हमने शायद आसमान छू लिया है। लेकिन आज भी वो काम कर रहे हैं, लिहाज़ा जब वो स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, पूरी दुनिया उस तरफ मुतवज्जे हो रही होती है। अगर आप हेनरी किसिंजर को देखें तो उनका फ़लसफ़ा ये था, जिस वक़्त वो एडवाइज़र थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे अमेरिका का 1970s में, और बाद में स्टेट सेक्रेटरी रहे प्रेज़िडेंट निक्सन की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो उनका ये कहना था कि ये दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ स्टेट्स, रियासतों की दुनिया है, और हर रियासत के मफादात होते हैं और उनको परस्यू करना उनका लेजिटिमेट राइट है। तो लिहाज़ा ये उनका फ़लसफ़ा था, जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने देखा कि बाद में द पीरियड शुरू हो जाता है सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान में। उनका एक फ़लसफ़ा जो आपको अमेरिकन एक एक्शन या एक बिहेवियर नज़र आता है पेरिफेरल नेशंस की तरफ। वो कहते थे कि दुनिया के अंदर अगर जमहूरियत के ज़रिए से कोई एंटी अमेरिकन लीडरशिप आ जाती है पावर में, तो वो अमेरिका के मफाद में नहीं, लिहाजा हम वहाँ पे ऐसी जमहूरियत को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। और उसकी क्लासिकल एग्जांपल जो है मुसद्दिक रेवोल्यूशन है 1950 टू 53, जो उनकी हुकूमत रही, बाद में टॉपल हुई। यही वजह है कि ये एक अहम रीजन बना कि अमेरिका पावर बेस्ड पॉलिसी को इस्तेमाल करता रहा पेरिफेरल नेशंस, अरब वर्ल्ड एंड द मुस्लिम वर्ल्ड, जहाँ पे फिर हमने देखा कि ग्रीवेंसेस अमेरिका के हवाले से डेवलप हुए। प्यू सेंटर ने एक सर्वे किया और सर्वे में ये बताया गया कि वहाँ के लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं कि अमेरिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास हो, लेकिन अमेरिकन ही उसकी इजाजत नहीं देते जब वो हमारे यहाँ डिक्टेटर्स को, अथॉरिटेरियन रूलर्स को सपोर्ट दे रहे होते हैं। इसी तरीके से हम अमेरिकन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, लेकिन अमेरिकन ही हमें वो करने नहीं दे रहे। गोया यूं लगता है जैसे अमेरिका खुद कह रहा हो कि हम जैसे बनो, लेकिन हमें पता है कि आप हम जैसे नहीं बन पाएंगे। तो बुनियादी तौर के ऊपर अगर आप देखें तो जो अमेरिकन जो पॉलिसी थी वो इन्फ्लुएंस थी 1970s एंड 80s के अंदर हेनरी किसिंजर के फलसफे। तो एक मॉडर्न डे जो है आपको एक न्यू रियलिस्ट नजर आते हैं। और जब कोल्ड वार खत्म हो गई तो हेंस ए मार्गन था और हेनरी किसिंजर बड़े डिस्टर्ब थे कि बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब हो गया एक पोल के गिरने की वजह से। और वो समझते थे कि इसके बाद एक जंगो जदल होगी, जो बाद में हमने देखा अभी 9/11 के बाद जो एक जंगों का सिलसिला शुरू हो गया। और वो अब भी ये समझते हैं। और कोल्ड वार के बाद जब खत्म हुई तो उन्होंने यही सजेस्ट किया था, क्लासिकल बैलेंस ऑफ पावर एक सजेशन दी थी अमेरिका को कि वो बैलेंस ऑफ पावर को कायम करने की कोशिश करें ताकि दुनिया के अंदर एक अमन और सलामती कायम रहे। लिहाजा हेनरी किसिंजर का आपको असर नजर आता है। अब आ जाते हैं हेंस जे मार्गन था जो 1948 के अंदर किताब लिखी पॉलिटिक्स अमंग नेशन, बड़ी एक बाइबल समझा जाता है रियलिज्म के हवाले से, जिसके अंदर उन्होंने 6 प्रायरी अजम्पशंस या 6 प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म दिए, जिसके ऊपर रियलिज्म की इमारत खड़ी है। अब ये उसी तरह है जिस तरह पॉजिटिविज्म के अंदर आपको नजर आता है कि उसके 9 अजम्पशंस हैं। अगर आप साइंटिफिक अप्रोच के 9 अजम्पशंस जिसको आप साबित या गैर साबित नहीं कर सकते, अगर उस पर आप यकीन नहीं करेंगे तो फिर आप साइंस को नहीं समझ पाएंगे, उसके मुताबिक आप चल नहीं सकेंगे। जैसे नथिंग इज सेल्फ एविडेंट, नेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होती चली जा रही है, इस तरह उसकी 7 और अजम्पशंस हैं। तो ये 9 अजम्पशंस दी बुनियादी तौर पे हेंजे मार्गन था ने ये 6 अजम्पशंस दी, जिसकी बुनियाद पे रियलिज्म की बिल्डिंग खड़ी है। और ये किताब उन्होंने एक गाइडलाइन के तौर पे अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के लिए दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नई दुनिया है, तो अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, उसके गोल्स क्या होने चाहिए। तो उस हवाले से उन्होंने ये किताब लिखी। अब इस किताब के अंदर क्या है, उसके 6 प्रिंसिपल्स क्या हैं, अगली व्लॉग के अंदर मैं वजाहत के साथ आपके साथ पेश करूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको ये पसंद आया है व्लॉग तो आप इसे लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपने नहीं किया हुआ, और इस प्रोग्राम को, इस व्लॉग को आप दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।